हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स बूस्टर पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं फिर से। और 70वीं बीपीएससी के इस PYQ सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे फिर से आज, ठीक है। और मुख्य रूप से हम लोग इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के रूप में ले रहे हैं PYQ, राइट। क्योंकि PYQ को केवल ऐसे ही क्वेश्चन को आंसर को जान लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप लोग अभी हम लोगों के जो प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स बूस्टर पे जो भी PYQ के रूप में जो भी आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है, वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है, आप लोग देखे होंगे उसमें क्वेश्चन के साथ में उसका डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत सारे डायमेंशन के साथ एक और इंटेंसिव मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से उसको कवर किया जा रहा है, ताकि वहां से जो भी डायमेंशन क्वेश्चन के बने आने वाले परीक्षा में वो छूटे ना, ठीक है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं फिर से अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं और बोर्ड पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। देखिए, मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है। तो देखिए, उपनदी का मतलब सहायक नदी होता है, ट्रिब्यूटरी होता है। एक मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जा रहा है और वो रिवर कौन सा है? मानस। आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। तो आपको जैसा पता है कि मैंने इसे काफी विस्तृत रूप से मैंने ब्रह्मपुत्र और उनके सहायक नदियों के विषय में आप लोगों को बताया हूं, ठीक है। आप लोग अपने जाकर के मैप पे वर्क कीजिए और साथ ही साथ जो मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को देखिए, क्योंकि ना जब आप एटलस को देखेंगे तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, सारा चीज पता चलेगा। लेकिन क्या होता है कि एटलस में कई बार हमको ना पूरे तरीके से समझ में नहीं आ पाता है, राइट। और सभी एटलस में ना आप लोगों को हर मैपिंग या हर लोकेशन नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि वो किसी दूसरे मैप में होता है, तो आप लोग के पास इतना समय तो है नहीं कि 3-3 4-4 एटलस देखिएगा। वो सारा काम हम लोग का है, तो इसलिए आप लोगों को उसको ध्यान में रखना है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। एक बार मैं डायग्राम फिर से दिखा देता हूं। मैंने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र है वो मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है, ठीक है, चोमायुंगडुंग, ठीक, उस ग्लेशियर से निकलती है क्या? चोमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र। और पूरे तिब्बत में ये ट्रेवल करती है, सबसे लंबी दूरी तय करती है तिब्बत में, जहां इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या? यारलुंग सांगपो, शांगपो के नाम से जानती है। और जैसे ही ये आ जाती है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, तो अरुणाचल प्रदेश के पास एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप। क्या? योंग याप, याद रखिएगा ये नाम, ये सब योंग याप पास, इसी के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। तो इसका नाम क्या होता है? दिहांग। मैंने बताया था दिहांग, ठीक। और फिर जब आगे बढ़ती है ये, तो ढुबरी के पास से ये क्या होती है? पश्चिम, पूर्णतः पश्चिम हो जाती है और ऐसे आकर के बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और इसमें कई सहायक नदियां इसमें इसकी मिलती हैं। जैसे मैंने बताया था दिहांग है, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में, फिर इसमें आकर के मिल जाती है दिबांग, ठीक है। और फिर आकर के मिलती है लोहित, और लोहित जब मिलती है तो फिर इधर से आके मिलती है, ये क्या है? यहाँ से ये नदी जो है दिहांग, और ये हो गया दिबांग, दिबांग, ठीक है। आप लोग देखिए ध्यान से, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। दिबांग, और फिर ये क्या है? लोहित, लोहित। और ये क्या है? ये जो नदी आई इसका नाम है सुबनसिरी। क्या? सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक। और फिर यहां से इधर आके मिलती है जो नदी, उसका नाम क्या है? धनश्री, धनश्री, धनसिरी भी कहते हैं, राइट। उसके बाद जो नदी इधर आके मिलेगी वो है कामेंग। क्या? कामेंग। इस नदी का नाम क्या है? कामेंग, कामेंग, कामेंग। उसके बाद जो नदी आकर के मिलती है कामेंग के बाद, वो है मानस। तो देखिए ये नदी जो है यहाँ पर, ये जो आके मिली, इसका नाम है मानस, मानस। तो देखिए मानस नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र में। बाकी मैं बताया था ही था कि यहाँ पर फिर एक नदी और मिलती है संकोश। संकोश के इधर है असम और इधर पश्चिम बंगाल, मैंने पहले भी बताया था। फिर आगे जब जाएंगे तो इसमें आकर के एक नदी और मिलती है यहाँ पर, उस नदी का नाम है रायडक।
उसके बाद फिर जब आएंगे तो तोरसा और फिर जलडाका, ठीक है। और जलडाका के बाद में फिर यहाँ पर कौन सी नदी आके मिलती है, फिर यहाँ पर आकर के जो नदी मिलती है उसका नाम है तीस्ता। तो इस तरीके से काफी लंबा ये बनता है और आप लोगों को मैंने एक अच्छा मैप पहले बनाकर दिखाया है, मैंने जाकर के उससे देखिए वीडियो को। तो यहाँ पर आपको था कि मानस किसकी उपनदी है, तो आपको पता चल गया, यहाँ से मैंने डायग्राम में दिखा दिया। योर आंसर इज डी, राइट। ओके फ्रेंड, आगे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है या भ्रंश द्रोणी से बहती है, ठीक। आपके ऑप्शन है नर्मदा, आपके ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, और सी है गंगा, और डी है कृष्णा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भ्रंश द्रोणी से होकर के बहने वाली जो नदी है, इसका उत्तर आप लोगों को बखूबी पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल सा फैक्ट है। इसका उत्तर होगा ए, क्या, नर्मदा। अब एक बार आप समझ लीजिए कि ये भ्रंश द्रोणी होता क्या है, ठीक है। देखिए, भ्रंश द्रोणी का मतलब होता है कि जैसे एक कंसेप्ट है की स्टोन हाइपोथेसिस। की स्टोन हाइपोथेसिस ये कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि यहाँ पर एक मान लीजिए कि ये क्रस्ट है या फिर मान लीजिए चट्टान का टुकड़ा है, ठीक है। इसमें ये 3 भाग हैं इसके, ए, बी और सी, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें 2 तरह के बल यहां लग सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। 2 तरह के बल लग सकते हैं। एक बल लग सकता है क्या, एक अपोजिट फोर्स लग सकता है, जैसे यहाँ पर सेंटर है ये बी के पास, तो एक अपोजिट फोर्स लग सकता है ऐसे और एक ऐसे, राइट। तो ये जब अपोजिट फोर्स लगेगा तो अपोजिट फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, ये दरार उत्पन्न होगा और यहां से क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो है ना, ये संवहनीय तरंग, ठीक है, या कन्वेक्शनल करंट जो है वो ऐसे मूव करती है। ये हम लोग आगे डिस्कशन में और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन जस्ट इस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कर रहा हूं। तो इसके वजह से क्या है, देखिए दोनों तरफ जो फोर्स लग रहे हैं इस चट्टान पे, इस सेंटर के थ्रू, इस सेंटर के संदर्भ में, रिस्पेक्ट में फोर्स 2 तरफ लग रहा है, ठीक है। तो दोनों प्लेट खिसक रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके रिजल्टेंट में क्या होगा कि ये जब दोनों प्लेट खिसकेंगे ना, तो ये बीच का प्लेट जो है वो नीचे की ओर खसक जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ स्थलाकृति जो आपको जो टोपोग्राफी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी टोपोग्राफी। ये ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये ऐसा टोपोग्राफी आपको दिखेगा। थोड़ा और अच्छा अगर देखना चाहेंगे आप, तो ये टोपोग्राफी जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये टोपोग्राफी जो है कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये, और ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए, ये बी नीचे चला गया और ये सी। तो देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये स्लोप दिख रहा है, इस स्लोप के थ्रू ये नीचे की ओर क्या है, खिसक गई बीच वाली प्लेट। इसी को की प्लेट कहते हैं या आधारीय चट्टान, ठीक। आधारीय चट्टान क्या हुआ, ये नीचे खिसक गई, इसीलिए इस हाइपोथेसिस को की स्टोन हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब एक चट्टान जो कि की था, की का मतलब आधार था, उसके ऊपर और नीचे होने से क्या हो गया, ऐसी स्थलाकृति का निर्माण हो गया। बल कहां से लगा, तो आंतरिक बल है, पृथ्वी के अंदर की में ऐसी कई बलें होती हैं, ठीक है। तो इसे समझ जाना है आपको। तो इसे कहते हैं की स्टोन हाइपोथेसिस। तो ये जो पार्ट बनाना ऊपर में एक, इसको बोलते हैं हॉर्स्ट, HORST, हॉर्स्ट, हॉर्स्ट। और ये क्या है, ग्रेबेन, क्या है, ग्रेबेन, ग्रेबेन, ठीक है, ग्रेबेन, या इसे हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, ग्रेबेन, ग्रेबेन ही कहेंगे हिंदी में भी, और हॉर्स्ट ही इसको कहेंगे, क्या, हॉर्स्ट ही कहेंगे इसको हिंदी में भी, ठीक है। तो इसे कहते हैं हॉर्स्ट एंड ग्रेबेन टोपोग्राफी। मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, हॉर्स्ट एंड ग्रेबेन टोपोग्राफी। तो देखिए इसी में क्या होता है, अब यहां भारत का एग्जांपल मैं पुट कर दूं, तो यहां पर आप देख लीजिए, ये हो गई मान लीजिए विंध्यन रेंज, राइट, कौन, विंध्यन रेंज या विंध्याचल पर्वत,
विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पूरा, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और बीच में क्या है, ये बीच का जो हिस्सा है यही रिफ्ट वैली है, रिफ्ट, ठीक है, भ्रंश के साथ। देखिए भ्रंश कगार है ये, ठीक है, एक कगार है, इसे भ्रंश कगार कहते हैं। इसी के सहारे ये जो आधारी चट्टान है वो नीचे खिसक गया, तो यहां से जो नदी बह रही है ऐसे करके, ये यही नदी क्या है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ठीक है। चाहे वैश्विक स्तर पर डेड सी हो, चाहे कोई भी हो, और हमारे यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल विश्व का है कौन, नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी बह रही है, बहुत ही पवित्र नदी है, सभी नदियां पवित्र होती हैं, नर्मदा अर्थात शिव की पुत्री। तो देखिए ये बीच में बह रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ये हो गया भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के बारे में। एक बात और अच्छी बात आप जान लीजिए कि भ्रंश घाटी में केवल नर्मदा ही नहीं है, तापी भी है, तापी भी है, साथ ही साथ फिर और कौन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर दामोदर भी है, और एक और लिखवा देता हूं मैं, माही, आप जाकर खोजिएगा। लेकिन ये चारों नदियां क्या हैं, ऐसी नदियां हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण 4 नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा तो ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चल गया, तापी भी है, दामोदर भी है और माही भी है, ठीक। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले हम लोग। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, ठीक है। उद्गम स्थल से पूछ रहा है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, कहां से निकलती है भाई, तो ए है पलामू के पहाड़ी से, बी है अमरकंटक से, सी है पूर्वी घाट से, या डी है अरावली से, ठीक है। तो देखिए नर्मदा, सोन, नर्मदा और महानदी जो है ये निकलती है कहां से, तो ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अमरकंटक के पठार से। तो देखिए होता क्या है कि अमरकंटक का पठार जो है ना, सतपुड़ा का एक हिस्सा है, विस्तार है सतपुड़ा का, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पे मैकाल पर्वत पे प्राप्त होता है। तो मैकाल पर्वत पे, ठीक है, मैं लिख दूं, मैकाल पर्वत पर, ठीक है, या मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी है। तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है ना, वो लगभग 1000 से 1100 मीटर की ऊंचाई पे है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी जो है ना, ये एक क्या है, ड्रेनेज सिस्टम को जन्म देती है, कहिए तो एक लोकल जल विभाजक है। लोकल कहना गलत होगा, बहुत बड़ा जल विभाजक है, और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। अमरकंटक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है कि आपकी जो मानसून की शाखा है, ठीक है, वो माना जाता है कि मानसून की शाखा वहां पर आकर के मिलती है, और वहां पर क्या होता है, बरसात बहुत तीव्र होता है, या मानसूनी वर्षा अच्छी खासी होती है, ठीक है, ठीक है, अच्छी खासी मानसूनी वर्षा होती है यहाँ पर। पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, तो टकरा करके मानसूनी पवनें यहाँ वर्षा करती है। तो वर्षा करने की वजह से क्या होता है, अमरकंटक के पास में, ठीक है, जो मैकाल हिल है, देखिए ये मैकाल हिल ऐसे है, छत्तीसगढ़ सीमा पे और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है ये, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है इसी पर। तो शहडोल जिला आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला, ठीक है। तो अनूपपुर जिला जो है वहां पर स्थित है ये क्षेत्र, अमरकंटक की पहाड़ी। तो यहाँ से क्या होता है कि यहीं से एक ड्रेनेज सिस्टम जो निकलती है, मैं यहाँ दिखा दूं यहाँ पर, तो यहीं से निकलती है सोन, ठीक है, और ये इस तरह से बहती हुई चली जाती है, ठीक है, सोन, ठीक है ना। और यहाँ से फिर इधर से निकल जाती है कौन, नर्मदा, ठीक है, सोन के बाद फिर नर्मदा, और फिर इधर से महानदी, राइट। तो देखिए ये पूरा क्या है, सोन, नर्मदा, और फिर क्या है, महानदी। ऐसे आप देखेंगे तो महानदी का जो
क्षेत्र दिखाई देगा, मतलब उद्गम क्षेत्र लिखा हुआ किताब में मिलता है सिहावा की पहाड़ी, सिहावा की पहाड़ी, ठीक है, रायपुर के पास, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है। लेकिन माना जाता है कि अब इसका उद्गम, ठीक है, यहाँ पे एक वर्षा का क्षेत्र है, ठीक है, और एक पठारी इलाका है, ठीक। और क्या होता है कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है उसमें एक बृहद पर्वतीय श्रृंखला प्राप्त होती है, ठीक है, उत्तर में रामगढ़ की श्रृंखला इस तरह से, तो वहीं से बहुत सारे नदियों का उद्गमन होता है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्टली आएगा तो आप इसको दिखा दीजिएगा कि सिहावा की पहाड़ी रायपुर से निकलती है महानदी। लेकिन एक विस्तृत रूप से अगर ड्रेनेज सिस्टम को देखें जहां से जन्म होती है तो अमरकंटक की पहाड़ी है जहां से ये नदियां निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। राइट, समझ गए आप लोग? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, तापी है कि राप्ती है, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि कुछ नदियां रिफ्ट घाटी से बहती हैं। तो रिफ्ट घाटी से जो बहने वाली नदियां हैं उनमें से जो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक, कौन कौन से? नर्मदा और तापी। ये दोनों कहाँ बहती है? ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, राइट। तो आपके ये एक भी सही होंगे ऑप्शन और 2 भी सही होंगे, तो इसलिए आपके ए सही हो जाएगा, 1 और 2, राइट, ठीक है। होता क्या है कि यहां पर ये एक हिल है, इसका नाम क्या है? विंध्यन हिल। क्या? विंध्यन रेंज, राइट। और फिर नीचे है सतपुड़ा रेंज। ये क्या है? सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। और इसके बीच में एक नदी जो बह रही है, ये कौन सी नदी है? यही है नर्मदा, ठीक है। मैंने बता दिया पूरा कैसे इसका फिजियोग्राफी, कैसे इसका ज्योग्राफिकल कारण कैसे है बहने का। तो ये है नर्मदा। आपको पता होगा कि जो आप अगर देखें तो पूरे प्रायद्वीपीय भाग को अगर देखेंगे, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसका ढाल कैसा है? ये टिल्ट है, बिल्कुल झुका हुआ है ऐसे उत्तर पूरब की तरफ। तो इसका ढाल जो है वो पूरब की ओर है, ठीक। इस पूरे दक्षिण भारत के जो पठार है उसका ढाल पूरब की ओर है। तभी सारी नदियां, लगभग जितनी बड़ी नदियां हैं सब निकलती हैं और कहाँ जाके गिरती हैं? ये सभी नदियां जो भी हैं, यहाँ से देखिए, वो ऐसे निकलती हैं पश्चिमी घाट से और गिरती है हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यहाँ पर 2 नदियां यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक देखिए, यहाँ पे जो नदी निकल रही है ये क्या है? ये है नर्मदा, और उसके नीचे निकलती है साथ ही साथ एक तापी। ये दोनों नदियां जो हैं वो क्या है? वो पश्चिम की ओर ढाल के विपरीत दिशा में बह रही है। तो ढाल के विपरीत दिशा में इनका बहने का क्या कारण है? तो इनका यही कारण था जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि मतलब कि 3 प्लेट थी और एक प्लेट नीचे चली गई ऐसे कगार से, तो ये ऐसे हो गई और ये ऊपर आकर के ऐसे हो गई। तो नीचे क्या हो गया? एक भ्रंश बन गया। तो भ्रंश बन गया तो ढाल तो बिल्कुल ऐसे था, लेकिन यहाँ पे स्थानीय कारकों से, चट्टानों के अंदर लगने वाले आंतरिक बल की वजह से यहाँ पर एक भ्रंश बन गया। स्थानीय स्तर पे इतना इतना जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो भ्रंशित होकर के नीचे धंस गया ऐसे। तो धंस गया तो केवल यहाँ पर पूरे ओवरऑल अगर जनरलाइज अगर यहाँ का पूरा ढाल देखा जाए तो पूर्व की ओर है, लेकिन केवल एक छोटे से क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ का ढाल थोड़ा सा हो गया है पश्चिम की ओर, ऐसे टिल्ट हो जाएंगे। तो इसके वजह से यहाँ से जो नदियां हैं वो निकल के पश्चिम की ओर बह जाती हैं और आकर के अपना मुख कहाँ बनाती है? अरब सागर में। ये अरब सागर में अपना मुख बनाती है, अरब सागर में अपने जल को खाली करती है, गिरती हैं, मिलती हैं। और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर आने के बाद ये बनाती क्या है? डेल्टा नहीं बनाती। जैसे कि पूर्व की ओर ये सभी नदियां क्या है? डेल्टा बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा न बनाने का मूल कारण क्या है? कई मूल कारण है। एक तो मूल कारण यह है कि ये नदियां जो है, ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आती हैं तो यहाँ पर ये नदियां पश्चिमी घाट के पास जब आती हैं तो कठोर चट्टानें हैं, तो कठोर चट्टान होने की वजह से ये ज्यादा काट नहीं पाती हैं, अपर्दन कम करती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये नदियां यहाँ पर जैसे ही पश्चिमी घाट के पास आती हैं तो इनके पास फ्लो करने का जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम है, ठीक है।
ठीक। तो इसके वजह से ये नदियां क्या है, यहाँ पर आने के बाद डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये डेल्टा नहीं बनाती। राइट, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबी नदियां नहीं है, इनकी अपेक्षाकृत छोटी भी नदियां हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो पश्चिमी घाट की चट्टानें दृढ़ हैं अधिक, और इनके अपेक्षाकृत अब पूर्वी जो घाट की जो चट्टानें हैं वो क्या कैसी हैं, वो बहुत ही खंडित हैं। ठीक है, राइट, और ढाल इधर तीव्र होने की वजह से नदियां बहुत तेज हैं, तो ये निकल जाती हैं, आरा के यहाँ मिल जाती हैं ये। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। राइट, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ये, जो भ्रंश में प्रवाहित होती है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कावेरी नदी का अपवाह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, अपवाह किन किन राज्यों से तो गुजरता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। सवाल अन्य क्वेश्चंस पे भी बन सकते हैं ऐसे, तो हम लोगों को डिस्कशन के थ्रू थोड़ा अच्छे से देखना है। ये नदियां बड़ी नदियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। तो देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके जो हैं बी सही होंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कैसे? तो देखिए आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए कावेरी नदी जो है, ठीक है, कावेरी नदी, कावेरी नदी, राइट, कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। आप कुछ बातें लिखिए, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत के पास से, ठीक है, इनका निर्माण होता है, इनका जन्म होता है कावेरी नदी का। ठीक है, कोडागू जिले में, कोडागू जिले में, ये कर्नाटक का एक जिला कोडागू, वहां ब्रह्मगिरी पर्वत से कर्नाटक में ये नदी उद्गमित होती है। राइट, ये नदी निकलती है और जाकर के हिंद महासागर में, बंगाल के खाड़ी में, ठीक है, बंगाल के खाड़ी में ये नदी अपना जल विसर्जित करती है। राइट, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं जिसे हम लोगों को थ्रू मैप हम लोग को देखना है। ठीक है, तो जरा सा उसको देख लीजिए। राइट, तो आप लोग का ये डिस्कशन फिर पूरा हो जाएगा। तो आप लोग को मैं दिखाता हूं बना करके, देखिए जैसे कि ये नदी निकलती है इस तरीके से, ये निकल रही है, ऐसे बह रही है ये नदी। तो आप देखिए कि ये नदी कर्नाटक से निकली है। कहां से? कर्नाटक के ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है, पर्वत के पास से ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक, और निकलने के बाद फिर देखिए इन सहायक नदियों में, महत्वपूर्ण सहायक नदियों में देखिए एक ये है, ठीक है, हेमावती। हेमावती के बाद फिर यहाँ पर आकर के एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है सिमसा। सिमसा के बाद एक नदी आकर के मिलती है यहाँ अर्कावती। अर्कावती के बाद एक नदी यहाँ आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है थिरुनन्नानी मुथई। ठीक है, थिरुनन्नानी मुथई। राइट, उसके बाद फिर आप आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी ये ऐसे, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ। फिर मिलेगी कौन? कबानी, ठीक है, या काबनी कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद फिर मिलेगी स्वर्णवती, स्वर्णवती, ठीक है, और स्वर्णवती के बाद फिर आगे आप और बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए भवानी। भवानी के बाद आगे बढ़िएगा तो कौन है? नोइल। नोइल के बाद फिर कौन है? अमरावती। ये ऐसे, तो ये हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, आपको इतना याद रखना होगा। ये कौन है? हेमावती, हेमावती। हेमावती के बाद फिर कौन है? ये देखिए ध्यान से, हेमावती के बाद सिमसा, साथ साथ करते चाहिए, सिमसा, और सिमसा के बाद फिर ये कौन सा है? अर्कावती,
अर्कावती। देखिए वती वती लगा हुआ है ना, वती वती रिपीट कर रहा है ये, तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अगर नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिए अपना, ठीक है। ये है थिरुनन्नानी मुथई, थिरुनन्नानी मुथई, याद रखिएगा, राइट। उसके बाद फिर यहां आ जाइए आप, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ के जस्ट बगल में जो नदी बह रही है वो कौन सी है, यहां पर देखिए, तो ये है कबानी, कवानी। और उसके बाद जो बह रही है ये वाली नदी, ये कौन सी है, तो स्वर्णवती, सुवर्णवती, स्वर्णवती। स्वर्णवती के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सी नदी है, देखिए, तो भवानी, भवानी। और उसके जस्ट बगल में आप आते हैं तो नोइल है, नोइल। और फिर उसके बाद जब आते हैं तो अमरावती, अमरावती। आपको ये जान करके बहुत खुशी होगा कि अमरावती पूरे कावेरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, राइट। तो ये पूरा हम लोगों ने देखा कि कावेरी नदी और उनके सहायक नदियों को, ठीक है, राइट। ओके फ्रेंड, तो इसको आपको याद करना है, कॉपी में आपको लिख लेना है। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कौन सी नदी जो ऐसी है जो कि लेफ्ट से आके मिल रही है, मतलब कि बाएं से आके मिल रही है, तो देख लीजिए बाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है, और फिर दाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं वो ये है। तो आपको बाएं दाएं करके भी देख लेना है। और देखिए इस पूरे नदी का बेसिन कहा जाए तो बेसिन क्या होगा, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, ये ऐसे अगर मिला लें पूरा ये इस तरीके से, ये तो ये एक नदी का ना बेसिन एरिया होता है, ठीक है, बेसिन एरिया होता है। तो देखिए आपको ऐसे मैप में जब देखेंगे तो इस नदी की का जो बहाव क्षेत्र है वो केवल कर्नाटक में दिखेगा और तमिलनाडु में दिखेगा, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और केरल में बिल्कुल ही बाउंड्री के पास से नदी गुजरती है। लेकिन जब आपको होगा कि किन किन नदियों में इसका बेसिन क्षेत्र का विस्तार है, जल कहाँ कहाँ के क्षेत्रों का लेके बहती है, तो नो डाउटली यहाँ केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है, एक पर्वतीय राज्य है, पश्चिमी घाट का एक सबसे महत्वपूर्ण एक जो पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील राज्य है, ठीक है। वहां से क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर गमित होती हैं, वो आकर के कावेरी में मिलती हैं। और कावेरी नदी इन सभी क्षेत्र का जल लेकर के विसर्जित करती है, कहां पर जाकर के, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और भूलना नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, राइट फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 है बोर्ड पर। तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हट के बहुत ही छोटे नदी के बारे में पूछा गया, लेकिन बहुत ही विशिष्ट नदी के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, ए है बागमती, बी है घाघरा, सी है गंडक, डी है कमला, और ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक, राइट। 60 से 62वां बीपीएससी प्री का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो कि उत्तर से आकर के मिलती हैं, मैंने खूब डिटेल से एक बहुत अच्छा सा स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया था। और मैंने ये भी कहा था ये मास्टर डायग्राम है, इस डायग्राम का बार बार प्रैक्टिस करना है, थ्रू एड्रेस करना है। अगर आप केवल बोर्ड पे जो चित्र बना था, जो मैप बना था गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरी का, आप उसको भी अगर अच्छे से बार बार रिवीजन करेंगे तो सवाल कोई छूटने वाला तो नहीं है। तो देखिए इसमें भी आपका बहुत मदद करता है। तेल नदी के विषय में जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो, लेकिन थ्रू ऑप्शन कैसे पहुंचेंगे आप, आपको मैंने बताया था। बागमती के बारे में बहुत अच्छे से मैंने उस समय आपको बता दिया था, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि बूढ़ी गंडक में कैसे मिल रही थी आकर के, है ना। मतलब बूढ़ी गंडक में आप लोगों ने देखा होगा कि लेफ्ट साइड से आकर के एक ट्रिब्यूटरी मिल रही थी बागमती। घाघरा मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, ठीक है, सेती, भेड़ी, टीला, शारदा, राप्ती सब आकर के मिल रहे थे। एक नदी घाघरा बन रही थी छपरा के पास में आकर के गंगा में मिल रही थी। तो आप समझ गए, ये भी आपका ये प्रश्न का उत्तर ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप गंडक में आइए, मैंने बताया था नारायणी, गंडकी,
ठीक है, ये दोनों मिल रहे थे। और मैंने बताया था कितना अच्छे से आपको उस वक्त कि धौलागिरी रेंज जो है नेपाल हिमालय का जो हिस्सा है उसमें धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंज जो है पर्वत है, वो दोनों के पास से एक नदी निकल रही है। मैंने बताया था जिसको शालिग्रामी भी कहते हैं। ठीक है, कई नाम है, गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, तो ये बताया था जो मिलती है। और गंडक आकर के क्या है सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसके बारे में डिटेल देखे तो ये भी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। कमला तो मैंने बताया था कि कोसी है, तो कोसी के दाहिने तरफ से भी एक नदी आकर के मिलती है और वो कमला है। मैंने आप इसको समझा दिया था। तो ऐसे ही आपको पता चल गया कि इसमें तो कोई उत्तर नहीं होगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो और आप ई पे आ सकते हैं। ऐसे भी सवाल बनते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सवाल का उत्तर आपको बने। स्मार्ट गेसिंग और एक वाइल्ड गेसिंग दो बात होता है। तो स्मार्ट गेसिंग इसी को कहते हैं कि जो हम पढ़ लिए उसके थ्रू हम आंसर पे पहुंचेंगे, भले हमको इसके बारे में ना पता हो, तेल नदी के बारे में। तो आइए अब जान भी लेते हैं तेल नदी के बारे में। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो मैं यहाँ पर एक दिखाऊंगा आपको तेल नदी के बारे में। तो देखिए है ना कि आपने महानदी के बारे में सुना है, जो काफी महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, जिसका उद्गमन कहाँ होता है, सिहावा के पहाड़ी से। अभी हम लोग देखे थे कि सिहावा के पहाड़ी से एक महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी का नाम है महानदी, जिसका मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया। और इस नदी में क्या है कि ये सिहावा की पहाड़ी से, सिहावा के पहाड़ी से ये नदी निकलती है रायपुर के पास से। ठीक है, और क्या है कि इस नदी में अब देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज में एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो आकर के मिलती है यहाँ पर, यह है शिवनाथ। ठीक है, एक नदी आकर के मिलती है यहाँ पर हसदेव। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल पक्का, अच्छे से देखिए। शिवनाथ, हसदेव, एक नदी आकर के मिलती है ये यहाँ पर मांड, और एक नदी आकर के मिलती है ईव। ठीक है, ईव। और फिर देखिए इधर से, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को देखिए तो यहाँ से एक नदी निकलती है और आकर के यहाँ पे ऐसे मिलती है। ठीक है, ये देखिए, देख लिए, इसका नाम है जोंक, और एक आकर के मिलती है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, देख लीजिए, इसका नाम है ओंग, और एक नदी और आकर के मिलती है यहाँ पर, यही है तेल। तो ये कौन सा है, शिवनाथ। ठीक, सबसे बड़ी सहायक नदी है महानदी में मिलने वाली। और फिर है हसदेव एक बहुत महत्वपूर्ण कोल फील्ड एरिया है। ठीक है, हसदेव बहुत महत्वपूर्ण एक कोल फील्ड एरिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर है मांड, और फिर ये नदी जो है उसका नाम है ईब। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप ईब, ऐसे ईब। और उसके बाद फिर ये जो नदी आपको दिखाई पड़ रहा है, अभी मैंने बताया था जोंक। और फिर देखिए ये जो नदी है, इस नदी का नाम है ओंग, और ये नदी क्या है, तेल। यही है तेल, क्या, तेल। तो इस तरीके से आपको देखना। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी हो गई, महानदी की। ठीक, ये महानदी है, ये पूरा महानदी का ये बेसिन एरिया हो गया, ये कैचमेंट एरिया हो गया महानदी का ये पूरा, इस तरीके से। इस नदी पर ही एक महत्वपूर्ण हीराकुंड डैम भी है। हीराकुंड डैम है, आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे लंबा डैम है। ठीक है, ये सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा डैम। इससे लंबा डैम कोई नहीं है, सबसे लंबा डैम है ये। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, आपको याद रखना है। ऐसे तो और बहुत डिटेल है कि ये नदी, महानदी जो डेल्टा क्षेत्र है, या महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, इसमें बैतरणी, ब्राह्मणी, इस तरह के महत्वपूर्ण नदियां आकर के मिलती हैं। तो उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, महानदी डेल्टा क्षेत्र। तो देखेंगे हम और डिस्कशन में। फिलहाल इस बात को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और इसके कहाँ कहाँ बहती है ये, किन किन राज्यों से, इस पर एक डैम बना हुआ है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना।
ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से कि यहाँ पर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, अभी मैंने जस्ट डिस्कशन किया है कि गोदावरी पूर्व की ओर बहती है और कृष्णा भी पूर्व की ओर बहती है। और नर्मदा मैंने कहा था कि ये बहती है किधर, कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और एक गंगावली जो है ये नदी आपको नहीं पता होगा, बहुत ही लोकल और बहुत ही छोटी नदी है। तो ये भी एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ये दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे, तो आपका उत्तर ई हो जाएगा। क्या इनमें से एक से अधिक, तो एक से अधिक में ये हो जाएगा। देखिए एक से अधिक। ठीक, तो आपको ये तो पता है कि ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो ये भी होती है, आप जान लीजिए। देखिए ये जो गंगावली नदी है ये बहुत छोटी सी नदी है, ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, आप नोट कर लीजिए, कर्नाटक के धारवाड़ जिले से निकलती है, धारवाड़ जिले से निकलती है। ठीक है, धारवाड़ जिले से निकलती है, आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी नदी है, पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियों में आप याद रखिएगा, वेदथी, बेड़ती। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर है उसके बाद एक नदी और इसकी है बेदथी, बेड़ती और सोडा। ठीक है, सलमाला भी है, लिख लीजिए, सलमल्ला या सलमाला, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक कर्नाटक के कहां से निकलती है, धारवाड़ से निकलती है, धारवाड़ जिला है कर्नाटक में। जैसे आप देखिए ये है क्या, ये हो गया आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत, और इसके बाद फिर आप यहाँ देखिए ये कर्नाटक का इलाका जो है। ठीक है, यहीं पर ये पठारी क्षेत्र है, कर्नाटक क्या मूलतः एक पठारी क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी घाट से, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पश्चिमी घाट का विस्तार है, तो कुछ नदियां यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही छोटी होती है, इनकी अफवाह ये ऐसे निकलती हैं और ये जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, ये छोटी नदियां हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नदी जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ये इसी तरीके के की नदी है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस बात को समझ जाइए। तो यही था हमारा डिस्कशन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हम लोग को देखना है, देखें भीमा किस नदी की उपनदी है। ठीक है, ये असिस्टेंट में पूछा हुआ सवाल है। कब, असिस्टेंट, बीपीएससी असिस्टेंट की भी एग्जाम लेती है। ठीक है, तो उसी एग्जाम में आपका ये पूछा हुआ सवाल है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही वन लाइनर है ये। ठीक है, बहुत ही वन लाइनर सवाल है, तो इसका जो जवाब है वो क्या है आपका, ए, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा वह नदी है जिसकी सहायक नदी भीमा है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि इसके कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों को देख लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी भविष्य में जब सवाल आएगा तो हम लोगों को यहाँ से ये क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो आइए इसे देख लेते हैं हम। थोड़ा सा मैं रफ इसलिए करता हूँ कि जगह थोड़ा स्पेस बन जाता है। आइए देख लीजिए, यहाँ से ये नदी इस तरीके से निकलती है और निकलते हुए प्रवाहित होती है, राइट। और ये नदी निकलती कहाँ से है, तो महाबलेश्वर रेंज से, नासिक जिले में। ठीक है, ये पश्चिमी घाट पर एक महत्वपूर्ण ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर पर्वत से ये नदी उद्गमित हो रही है। ठीक है, उद्गमित हो रही है महाबलेश्वर पर्वत से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा सहायक नदी मुझे दिखाना है, तो महाबलेश्वर पर्वत आप समझ जाइए, ये है से निकलती है। और देखिए इसकी सहायक नदियों को आप देखिए, इस ओर से ये सहायक नदियां किसमें मिली, यहाँ से एक सहायक नदी आकर के ऐसे मिल रही है। ठीक है, ऐसे आकर के मिल रही है। ठीक है,
आपको देखना है। तो देखिए मैं नाम लिखता जाता हूं। ये है कोयना, क्या कोयना, ये है वरना, ठीक है, कोयना वरना। ये क्या है, ये है पंचगंगा, ये क्या है दुग्ध गंगा, पंचगंगा दुग्ध गंगा। ये क्या है, ये है घाट प्रभा, घाट प्रभा। ये क्या है माल प्रभा, माल प्रभा, राइट। उसके बाद फिर ये देखिए ये नदी जो है ये है भीमा, भीमा। यही क्वेश्चन पूछा था कि भीमा किस नदी की उपनदी है, तो देखिए भीमा। ये क्या है नीरा। याद रखिएगा ये भीमा नदी के 3 सहायक नदियां बहुत महत्वपूर्ण है, नीरा, मान, सीना, नीरा मान सीना, ठीक है। यह है मूसी, यह है मूसी। और ये कौन सी है, यह है मनेरू, मूसी और मनेरू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को बातों को समझना है, क्योंकि कोई भी नदी जो होती है, अब देखिए पहली बात, दूसरी बात यह है कि इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है या ये नदी का बेसिन जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पता है कि नासिक जिला है, तो ये अपने महाराष्ट्र में महाबलेश्वर रेंज महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे यहाँ पर कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जब ये आगे बढ़ती है, ठीक है, तो फिर किस राज्य से जाती है, महाराष्ट्र के बाद फिर देखिए ये कर्नाटक में भी के क्षेत्र में भी बहती है, फिर ये जहाँ तेलंगाना आ जाती है, और फिर ये आंध्र प्रदेश में आकर के अपना कृष्णा अपना डेल्टा बनाती है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, 4 राज्यों से महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद फिर कर्नाटक, कर्नाटक, उसके बाद फिर तेलंगाना, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये लाइफ लाइन मानी जाती है दक्षिण भारत की, ठीक। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जैसे कि गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ये सब नदियां क्या है, यहाँ की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। बहुत सारे सिंचाई प्रोजेक्ट से लेकर के हर तरह की यहाँ पर जो गतिविधियां हैं ये यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग को देखना है। एक महत्वपूर्ण नदी तुंगभद्रा भी है जो मिलती है जाकर के किधर से, राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो देख लीजिए, तो ये लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये राइट साइड। और भीमा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये तीनों ट्रिब्यूटरीज को आपको याद रखना है। ये सभी ट्रिब्यूटरीज, इसमें बहुत सारे और छोटे भी नदियां मिलती हैं, लेकिन मैंने जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उसी को यहाँ पे दर्शाया है। मूसी नदी के पास ही हैदराबाद शहर बसा हुआ है, आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं, राइट। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी ये 2 नदियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी सहायक नदी है। तो देख लीजिए, मैंने महानदी के बारे में डिटेल में आपको बताया, कहीं पे इसका जिक्र नहीं था, तो ये आंसर में नहीं होगा आपके। कृष्णा के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं आया है। तो देखिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती और सबरी। ये दोनों ही नदियां जो है गोदावरी के लेफ्ट हैंड या फिर बाएं हाथ की तरफ से गोदावरी में आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए डायग्राम देख लीजिए, और प्लीज डायग्राम को आप बनाइएगा, ठीक है, डायग्राम को आप बनाइए। डायग्राम बनाएंगे जब, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ये है गोदावरी नदी। तो देखिए गोदावरी नदी में आपको ट्रिब्यूटरीज को दिखाना है, तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी बनाइए, ठीक है। ये है दूधना, दूधना, और ये है पूर्णा, दूधना, पूर्णा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक नदी देखिए यहाँ पर ऐसे मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए,
इस तरीके से, ठीक। उसके बाद फिर ये देखिए, ये है इंद्रावती, उसकी सहायक नदी नारंगी, ये है सबरी, और सबरी की सहायक नदी बलिमाला और सिलेरू, ठीक है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण, मंजरा और मानेर, ये दोनों आते हैं, और एक महत्वपूर्ण सहायक नदी और है किन्नर सनी, ये आकर के ऐसे मिल जाता है। तो मैं इसको सबका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। दूधना, पूर्णा, फिर प्रवरा, प्रवरा, प्रवरा के बाद फिर यहाँ पर प्राणहिता, बहुत महत्वपूर्ण है प्राणहिता। तो प्राणहिता जो है, इसमें महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, देखिए यहाँ पर पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदी है ये सब। और फिर ये है वेनगंगा, वेनगंगा, ये इंद्रावती है, ठीक है। इंद्रावती, इंद्रावती की एक सहायक नदी भी है नारंगी, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के छोटे सवालों से भी आपको उलझा देगा। और ये क्या है, सबरी, सबरी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक है बलिमाला, बलिमाला, ये उड़ीसा से उद्गमित नदी है, लिख देता हूं मैं उड़ीसा। और एक है यहाँ पर सिलेरू, सिलेरू, ये भी उड़ीसा से ही निकलती है ना। ये सिलेरू है, ठीक है, उड़ीसा से ही निकलती है। और ये नदी है किन्नर सनी, किन्नर सनी, बहुत बड़ी सहायक नदी है। और यहाँ पर दो नदियां और हैं, मांजरा, मंजरा और मानेर, दोनों म से होते हैं, मंजरा और मानेर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपको ये अगर कोई पूछ दे कि इस नदी की जो बेसिन है या कैचमेंट एरिया है वो कहाँ है, तो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्लस छत्तीसगढ़ के सीमा को छूती हुई निकलती है ये, तो छत्तीसगढ़ है ना। और प्लस फिर ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना, और फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, देख लिए। तो इन राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है ना। कौन सी नदी है ये, तो गोदावरी है ये, ठीक है। कौन सी, गोदावरी, महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों को आप ध्यान से रीड कीजिए, पढ़िए, और एक लाइन खींच दीजिए, दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी और एक तरफ बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, और लिस्ट बना लीजिए, और उसको मैप से देख देख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, और प्राणहिता में भी वहां पे ब्रांचेस निकाल के दिखा दीजिए, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, फिर इंद्रावती, फिर उसमें नारंगी, सबरी, बलिमाला, सिलेरू, ठीक है। फिर इसके राइट हैंड से मिलने वाले में प्रवरा, मंजरा, मानेर, किन्नर सनी दिखाइए, और इस तरह से पढ़िए, और इस सवाल इसी के इर्द गिर्द से आपके आएंगे। तो आज का डिस्कशन मैं यहीं पे रोकता हूँ, अगला डिस्कशन फिर से हम लोग अच्छे से करेंगे, महत्वपूर्ण सवालों के साथ महत्वपूर्ण डिस्कशन भी होगा, और साथ ही साथ और महत्वपूर्ण नदियां अभी बची हुई हैं, उनके थ्रू हम लोग पूरे नदी को तंत्र को ही देख लेंगे इंडिया के, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है डिस्कशन, आपको फायदा लग रहा है, फायदा हो रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचारों को भी दीजिए, ताकि हम लोग अपने आप में सुधार कर सकें, और अच्छा और ज्यादा उपयोगी आप लोग के लिए वीडियो हम लोग बना सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।